जय हिंद बच्चों। 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परीक्षा के दिन बहुत पास आ गए, इसलिए आप अपना समय अब रिवीजन में अधिक से अधिक बिताइए। आज हम देखेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का पहला प्रश्न होगा, एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम जो है उसके विनिर्माण में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न में से लिया गया है। तो जो ये लिग्नाइट जो कोयले की एक किस्म है, लिग्नाइट कोयले की एक किस्म है, उसका रंग भूरा होने के कारण इसे लिग्नाइट को भूरा हीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरा हीरा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? इन्हें समाप्य संसाधन भी कहा जाता है, इन्हें अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है और इन्हें परंपरागत संसाधन भी कहा जाता है। इसमें यही बात आपको याद रखनी है कि परंपरागत अनवीकरणीय स्रोत एक ही है। परंपरागत मतलब पुराने ऊर्जा के स्रोत। इनके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को सम्मिलित किया जाता है। जलाऊ लकड़ी को भी आप इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं या फिर गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से? इसमें दो प्रश्न आते हैं कि अपरंपरागत और गैर परंपरागत, और यह है परंपरागत पुराने, और यह है गैर परंपरागत या अपरंपरागत, और यह है परंपरागत। परंपरागत मतलब प्राचीन और अपरंपरागत मतलब नवीन। तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा और बायोगैस, इनको अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सम्मिलित किया जाता है। इसमें से और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा कि कौन परंपरागत स्रोत नहीं है या कौन परंपरागत स्रोत हैं। अगर वो पूछेगा कि ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत निम्न में से कौन नहीं है, पवन ऊर्जा दे देगा, ज्वारीय ऊर्जा दे देगा, भूतापीय ऊर्जा दे देगा और प्राकृतिक गैस दे देगा, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? प्राकृतिक गैस। इसलिए आपको इन दोनों संसाधनों के नाम याद होना चाहिए कि कौन परंपरागत है और कौन अपरंपरागत है। परंपरागत का मतलब है जिनका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं, इन्हें समाप्य संसाधन कहते हैं। प्राचीन समय से ही हम इन संसाधनों का उपयोग बहुत अधिक कर रहे हैं, इसलिए इनका भंडार धीरे धीरे कम हो रहा है। और नवीनीकरण संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका हम अभी कुछ साल वर्ष पहले उपयोग करने लगे हैं, और ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो ये दोनों प्रश्नों को आपको समझना होगा, परंपरागत और अपरंपरागत। अगला है, कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। अब प्रश्न समझो आप, यहाँ पे अनवीकरणीय स्रोत नहीं है ना? तो देखिए, अनवीकरणीय जैव भी नहीं है क्योंकि जैव भी अपरंपरागत है, सौर भी अपरंपरागत है, पवन भी अपरंपरागत, लेकिन ये जो ताप है ये है, पर ये तीनों नहीं है, 1, 2 और 3, और इन ताप को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? परंपरागत के अंतर्गत। पर प्रश्न क्या पूछा घुमा के थोड़ा सा, कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं
हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है, क्या होना चाहिए, है। तो क्या आएगा, ताप। क्या आएगा, ताप। प्रश्न को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो ताप। अब ये ताप विद्युत को हमने अनवीकरणीय के अंतर्गत क्यों सम्मिलित किया है, क्योंकि सुनिए, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती हैं। ताप विद्युत किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत ग्रह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी का जो अभ्यास प्रश्न है उसका उत्तर होगा ताप। ताप अनवीकरणीय स्रोत हैं, ताप, है ना। और ये क्या है, गैर परंपरागत है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा, ये क्या है, अपरंपरागत या नवीकरणीय। और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, परंपरागत। और नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, गैर परंपरागत। नवीकरणीय मतलब नए, ऊर्जा के नए स्रोत, और परंपरागत मतलब ऊर्जा के पुराने स्रोत। अब इसमें से कुछ कथन हैं जो सत्य असत्य कथन के रूप में पूछे जाते हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कि भारत के पश्चिमी भागों में गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं, बिल्कुल सत्य हैं। जो भारत का जो पश्चिमी भाग है उसमें गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं, बिल्कुल। सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है, बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां हैं। पवन ऊर्जा में बड़े बड़े पवन चक्के लगा देते हैं और वो घूमती है टरबाइन के द्वारा, फिर उसको विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। केरल के मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम और थोरियम नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत हैं मुख्य, जो परमाणु बम बनाते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा इनमें ऊर्जा पाई जाती है। तो यूरेनियम के भंडार तो भारत में बहुत हैं, लेकिन थोरियम कम मात्रा में पाया जाता है, वो भी केरल में पाया जाता है। ये थोरियम ऑस्ट्रेलिया से हम आयात करते हैं। तो ये केरल के मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई, बिल्कुल 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है, पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। अभ्रक को माइका कहा जाता है, बिल्कुल अभ्रक को माइका कहा जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो वो एक ना एक प्रश्न उसको पूछना ही पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ इन प्रश्न को आप अच्छे से याद करिए। अभ्रक को माइका कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। केरल के मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं, तारापुर महाराष्ट्र में है, कल्पकलम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, केगा कर्नाटक में है, काकरापाड़ा गुजरात में है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है केगा और तारापुर, ये दो। केगा किस राज्य में, केगा कर्नाटक में। केक, आप केक काटते हो ना, केक, तो इसको आप केक के नाम से याद रख सकते हो, के से केगा और क से कर्नाटक। तो ये चार ऊर्जा संयंत्र नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के मैंने आपको नाम बताए, कल्पकलम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, केगा कर्नाटक, काकरापाड़ा गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र। इसके बाद एक प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर बताइए। परंपरागत मतलब पुराने, अपरंपरागत मतलब नवीन, ये दो चीज आप याद रखना। परंपरागत मतलब प्राचीन और अपरंपरागत मतलब नवीन, इन दोनों में आपको अंतर पूछेगा हो। या फिर ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत में अंतर लिखिए। सही बात है, अनवीकरणीय मतलब जो नए नहीं है, पुराने, और नवीकरणीय मतलब जो नए
स्रोत है। तो इन दोनों में अंतर आपसे पूछा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परंपरागत मतलब प्राचीन और गैर परंपरागत मतलब नवीन। याद हो गया ना, परंपरागत मतलब प्राचीन जो पुराने हैं और गैर परंपरागत मतलब जो नए हैं। तो परंपरागत क्या है, हम बहुत दिनों से हम ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो इन परंपरागत स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे इनके भंडार कम हो गए हैं। तो पहला है इसमें, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को समाप्य संसाधन भी कहा जाता है। समाप्य मतलब समाप्त होने वाले। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हमने 1 लीटर पेट्रोल लिया, उससे हमने गाड़ी चलाई, तो उस 1 लीटर पेट्रोल से हमने 60 किलोमीटर हम चले गए, तो 1 लीटर जो पेट्रोल लिया था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मतलब जो पेट्रोलियम भंडार से निकाल रहे हैं वो समाप्त हो रहा है, इसलिए इसे हम समाप्य संसाधन भी कहते हैं। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों को असमाप्य संसाधन कहा जाता है, क्योंकि देखो सनलाइट हमें सूर्य से मिल रही है, सूर्य ताप, तो वो कभी समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। पवन कभी समाप्त हो सकती? नहीं हो सकती। और ये नवीकरणीय है ना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो एलपीजी है ना, तो उसको सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। अगला पॉइंट है, परंपरागत स्रोतों का एक ही बार उपयोग किया जाता है। सही बात है, उसका उपयोग आप एक ही बार कर सकते हो। जैसे 10 लीटर आपने पेट्रोल लिया तो वो चलेगा जहाँ तक कि आप उपयोग कर सकते हो, क्योंकि वो हमेशा के लिए समाप्त हो रहा। गाड़ी खा रही उसको, पी रही गाड़ी उसको, आपकी 2 व्हीलर पी रही उसको, तो अब 10 लीटर आपने लिया ना, तो उसको आप 1 महीने तक चलाओगे, पर जो लिया उसको आप वापस नहीं ले सकते हो, वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। तो हम परंपरागत स्रोत का एक ही बार उपयोग कर सकते हैं और अपरंपरागत का बार बार उपयोग कर सकते हैं। समाप्य संसाधनों के प्रयोग से प्रदूषण अधिक होता है। सही बात है। परंपरागत जिसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम, जो प्राकृतिक गैस है, उससे प्रदूषण ज़्यादा होता है, और अपरंपरागत या गैर परंपरागत संसाधनों से प्रदूषण कम होता है। अब परंपरागत से प्रदूषण ज़्यादा होता है, जो ग्लोब वार्मिंग है उसके लिए, भूमंडलीय तापन के लिए नुकसानदायक होता है। ये स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जो परंपरागत जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, अब धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए, और प्रकृति में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत महंगे पड़ते हैं, हमें अधिक कीमत में पड़ते हैं, और गैर पारंपरिक कम महंगे पड़ते हैं। तो ये ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत को मैंने बताया। परंपरागत मतलब प्राचीन और अपरंपरागत मतलब नवीन। इन्हें परंपरागत और गैर परंपरागत भी कहा जाता है। इनको अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है समझाइए, या खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो सबसे पहला मोस्ट अच्छा पॉइंट है, सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अब ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है हमेशा चलने वाला विकास, मतलब संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। ऐसा नहीं कि सारा पेट्रोलियम भी हम भी खर्च कर लेंगे, सारी प्राकृतिक गैस भी हम ही खर्च कर लेंगे, आने वाली पीढ़ी सिर्फ उनका नाम सुने, ये चित्र में देखे या कल्पना करे, ऐसा नहीं। मतलब आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का, समाप्त होने वाले संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परंपरागत स्रोतों के स्थान पर अपरंपरागत या गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना, धातुओं का पुनःचक्रण करना। पुनःचक्रण मतलब ऐसी चीज़ें जिनका जो टूट गई फूट गई तो उनको हम बेच देंगे वापस। बहुत सारे चद्दर खरीदने वाले, लोहे लंगर खरीदने वाले गाँव में आते हैं, उनको हम बेच देंगे और वापस उस फैक्ट्री में जाएगी और वापस नवीन बन के आ जाएगी। तो धातुओं का पुनर्चक्रण करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।